हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे। तो 15 वर्षों तक रहकर काशी में तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मलियज जो है इनका जन्म हुआ था वर्ष 1935 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलियज का जन्म वर्ष 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ की ये पंक्ति है कि संसार में स्वप्रकृति जो है ये एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता जो है ये अधूरी है। ये लाइन जो है किस पाठ से लिया गया है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ से इस लाइन को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि अगर त्रिज को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते हुए आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिज जो होता है ये पीछे पीछे आता ही रहता है। ये किस पार्ट से लिया गया, तो ये लिया गया त्रिज पार्ट से। दो बार क्वेश्चन में त्रिज लिखा हुआ है, यानी कि त्रिज पार्ट से लिया गया है। त्रिज एक कहानी और उसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। यानी कि इस लाइन को किसने लिखा है, तो उदय प्रकाश ने इस लाइन को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। अब अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य यह है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। ये लाइन किसने लिखा है कि शिक्षा का काम यही नहीं है कि वह सिर्फ हमें नौकरी दिलाए। शिक्षा का काम यह है कि वह हमें जीवन की हर एक प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। ये किसने लिखा है, तो जे कृष्णमूर्ति ने ये लाइन को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा पाठ के जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने इस लाइन को लिखा है। अब अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति ने किस विषयों पर लेखन का कार्य किया था। लेखन मतलब लिखने का कार्य जे कृष्णमूर्ति ने किन किन विषयों पर किया था, अध्यात्म के विषयों पर, शिक्षा के विषयों पर और दर्शन के विषयों पर, यानी कि इन तीनों विषयों पर जे कृष्णमूर्ति ने लिखने का काम किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तीनों विषय पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था, तो अवधी भाषा में पद्मावत को लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई थी, तो तुलसीदास के द्वारा कवितावली को लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है अपुन खावत नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ये लाइन जो है ये लाइन किसने लिखा है, तो सूरदास ने इस लाइन को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास जो थे इनका निधन कब हुआ था, तो 1583 ईस्वी में सूरदास का निधन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब इसका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताएं। तो तुलसीदास के मित्र कौन थे या उनके स्नेही कौन कौन थे, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शिक, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, यानी कि ये तीनों जो थे, 3 4 5 जो भी थे, ये सभी तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही के नाम हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये तुलसीदास के मित्र थे या फिर स्नेही थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तो तुलसीदास की भाषा जो है वो अवधी और ब्रज भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो अवधी और ब्रज भाषा तुलसीदास की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने लिखा है कि भक्तमाला मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने इस लाइन को लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाला में कितने छपे हैं। तो भक्तमाला में 316 छपे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जाए एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की भाषा कौन सी थी। भूषण जो थे, जो कविता के लेखक हैं, उनकी भाषा कौन थी या क्या थी, तो ब्रज भाषा उनकी भाषा थी। भूषण की भाषा कौन सी थी, तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। और याद रखिएगा आप लोग, उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है। यह किस पाठ में आया है, तो ये उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, और ये उसने कहा था लिखी गई थी 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। उसी पाठ में ये लाइन है कि मृत्यु से पहले क्या होती है कि सारी स्मृति साफ हो जाती है। उसने कहा था से ये पाठ को लाइन को लिया गया है।
अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो उनकी जो माता थी पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की, उन्होंने ही उनके मन में अध्ययन एवं रुचि की लालसा जगाई थी। बालकृष्ण भट्ट की माता ने, जिनका की नाम था पार्वती देवी। और याद रखिएगा आप लोग, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है ये भितरवा के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? तो भितरवा के पास। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति जो निबंध है, उस भाषण है, सॉरी निबंध नहीं भाषण है, उसके लेखक हैं। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। और आप लोग याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में बोला जाता था बाउल करके, यानी कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल करके पुकारा जाता था। और जब वो बड़े हो गए थे तो जेपी और लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण है, उसे किसने लिखा है या फिर उस भाषण को किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने उस भाषण को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, और उसी का थोड़ा सा अंश मिला करके संपूर्ण क्रांति पाठ को तैयार किया गया, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? 4 पुरस्कार का नाम लिखा हुआ है, इसमें से आपको बताना है ये कौन सा पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को मिला था। तो मैग्से सम्मान ए भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्से सम्मान ए भारत रत्न पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण को मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार की यह पंक्ति है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है? ये किस रचनाकार की पंक्ति है? तो रामधारी सिंह की पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को लिया गया। और अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है और उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि किसने कहा है कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? ये किसने कहा है? तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, लेकिन इस लाइन को कहा किसने था? तो प्रेमचंद ने इस लाइन को कहा था। ठीक है, ये प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब राक्षसी बन जाती है, ऐसा प्रेमचंद ने कहा था। ठीक है, और लिया किस चैप्टर से गया है इस लाइन को? तो अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये किस पाठ का ये उदाहरण है कि इस समय मैं ये सोच रहा था कि उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, ये जो है ये किस पाठ से लिया गया? तो रोज कहानी से इस लाइन को लिया गया। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के जो लेखक है वो है सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ जो अपनी दूर की बहन मालती के यहाँ जाते हैं, उसके घर का जो दृश्य देखते हैं उसी दृश्य का वर्णन करते हैं उन्होंने इस पाठ को तैयार किया है। ठीक है, और ये किस पाठ से इस लाइन को लिया गया? तो रोज पाठ से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पाठ की ये उक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? तो एक लेख और एक पत्र की पाठ की ये पंक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। और इसके लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, यानी कि इसका भी याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र की ये पंक्ति है। अब अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो भगत सिंह जो थे वो शहीद हो गए थे 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा 27 नंबर है कि धांगड़ शब्द अर्थ ओराव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का जो अर्थ है वो ओराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में ही कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन कैसे ताल है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मन कैसे ताल है साइंस वाला में? तो गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मन कैसे ताल है? तो मन जो है ये गहरे और विशाल ताल है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी किस संग्रह से ली गई है? ये क्वेश्चन जो है 2023 में सबसे पहले तो पूछा गया था, और इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था साइंस में। सेम यही क्वेश्चन को घुमा के 2 बार पूछ दिया था, यानी अगर ये क्वेश्चन आपको पता होता तो सिर्फ 2 नंबर एक ये जो एक क्वेश्चन है इसी से आपका 2 नंबर आ जाता। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सिपाही की मां जो कि एक एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश है। ये जो एकांकी है किस संग्रह से लिया गया? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से इसको लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सिपाही की मां एकांकी संग्रह किस संग्रह से लिया गया? तो अंडे के के अन्य एकांकी से। और ये क्वेश्चन बताई दिए तो 2023 एग्जाम में 2 बार पूछा गया था सेम यही क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है? ये जो लाइन है ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण जो है कवित चैप्टर के यानी कवित जो कविता है उसके लेखक है। और भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे। अब 4 उपन्यास दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन है। तो कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों जो है ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मैं एकांकी किस पुस्तक से लिया गया। देखिए इसी तरह से जैसे ऊपर में क्वेश्चन देखे और फिर ये क्वेश्चन देखे, इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था और इसका सेम ही आंसर होता कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। ठीक है, इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन 2023 में साइंस वाला में पूछा गया था। तो आपसे भी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ ले, तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता या लेखक कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के रचयिता या लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये किसने लिखा है, तो उषा पाठ जो उषा जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है, यानी कि इस लाइन को भी लेखक कौन होंगे, तो शमशेर बहादुर सिंह ही होंगे। किसने लिखा है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने लाइन को लिखा है, जब जादू टूटता है इस उषा का मतलब कि अब सूर्योदय हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने इस लाइन को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, यानी कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1917 को कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। कवि रघुवीर सहाय जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को कवि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को कवि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरचरना किसका प्रतिनिधि है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इसी तरीका से कि हरचरना जो है किसका प्रतिनिधि है, तो ये आम आदमी का प्रतिनिधि है हरचरना, जिसकी कि हालात में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया, जिसकी कि हालात में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। ये क्वेश्चन 2023 में सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो इस आर्ट्स वाले में ये पूछा गया था, 1 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि हरचरना जो है ये आम आदमी का प्रतिनिधि है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था। कवि विनोद कुमार शुक्ल जो है उनको कौन सा सम्मान मिला था, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिला था, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1997 में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला था, यानी कि उपयुक्त सभी सम्मान जो है ये कवि विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग ये तीनों सम्मान जो है ये कवि विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाए, क्योंकि इस तरह से भी नहीं पूछा सकता, इस तरह से भी पूछा सकता है जैसे कि इस तीनों में से कोई एक ही सम्मान का नाम रहे, जैसे कि रहे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, ऑप्शन में कहीं पर है विनोद कुमार शुक्ल, तो आप लोग ये लगा दीजिएगा। ठीक है, या फिर है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, तो लगा दीजिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को यही सम्मान मिला था। ठीक है, और कब कब मिला था ये भी याद रखिएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कवि विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था, तो 1992 में, 1997 में मिला था दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, और साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को कब मिला था, तो 1999 में। इस तरह से डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कवि अशोक वाजपेयी जो है इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए जितने भी चैप्टर और उनके जो भी लेखक आपके हिंदी बुक में उन सभी का जीवन परिचय आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखे हैं, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखिएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। अगर जितना उसमें बताया उस वीडियो में अगर उस सबको आप लोग याद रख कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि हर एक देख ही रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा रहा है वो लेखक पर्चे से ही पूछा जा रहा है। और लेखक पर्चे को चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक गद्यखंड के एक वीडियो में बताएं, और सेकंड वीडियो में आप लोगों को काव्यखंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक बता दिए। दोनों को कंप्लीट करवा दिए, तब दोनों को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका लेखक पर्चे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में, तो उसने कहा था कहानी से पंक्ति को लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी से बिना फेरे ये पंक्ति को लिया गया, जिसमें कि कहा गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगला क्वेश्चन है ये कवि ज्ञानपति का जन्म कहाँ हुआ था। कवि ज्ञानपति जो कि गांव के घर कविता के लेखक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पथरमा गांव गोंडा जो कि झारखंड में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कवि ज्ञानपति का। और गांव का घर जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो ज्ञानपति ही है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था वर्ष 1937 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 1937 में हेनरी लोपेज का जन्म कांगो में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है खाली जगह को भरे। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है। तो क्या उघाड़ता है? तो अमानवीयता को उधारता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाली जगह को हमें भरना था, तो चेखव का यानी कि अंतोन चेखव जो उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उखाड़ता है, तो अमानवीयता को रेसे रेसे उखाड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज किसका पर्यायवाची है? तो आप लोगों को पता ही हो, सूरज जो है अंशुमाली का भी पर्यायवाची है, आदित्य का भी पर्यायवाची है और भास्कर का भी पर्यायवाची है, यानी इन सभी का पर्यायवाची है सूरज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पर्यायवाची किसको कहते हैं? तो एक ही चीज का, जैसे कि सूरज का नाम 2-3 हो जाता है, तो एक ही चीज का जो 2-3 नाम रहता है उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। और विलोम शब्द कहते हैं उल्टा चीज को, आपको पता ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है गृह, यानी कि घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर कहते हैं या गृह को घर भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं और आवास भी कहते हैं। ये यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है ये घर का पर्यायवाची है। अब अगला क्वेश्चन है कि राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? इन्हें कि है कौन सा शब्द जो है राधा का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा शब्द जो है ये राधा का पर्यायवाची नहीं है। श्याम, कृष्णप्रिया और विष्णुनुजा ये तीनों जो है राधा का पर्यायवाची है, लेकिन रमा जो है ये राधा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो घर का शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेतन घर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुकुट का पर्यायवाची होगा। तो मुकुट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मुकुट यानी कि ताज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुकुट का पर्यायवाची ताज होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा और इसका PDF भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।